गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित हमारा टॉपिक दितांत की प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, दितांत एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी। हमने इसके बारे में इसके शाब्दिक अर्थ तथा इस दितांत के कारण विभिन्न सामान्य जो भी इसका परिचय है इसके बारे में हमारी पिछली कक्षा में हमने पूरी तरह से अध्ययन किया। हमने ये समझा कि दोनों ही महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध के दौरान किस प्रकार से तनाव शैथिल्य पैदा हुआ, तनाव में कमी आई, तनाव में शिथिलता आई और उन तनाव का क्या क्या कारण रहे। विभिन्न कारणों को देखते हुए दोनों महाशक्तियों के अर्थात दोनों शक्तिशाली गुटों के मध्य जो संघर्ष, जो आक्रामकता दिखाई देती थी उसमें थोड़ी सी मंद स्थिति आई, अर्थात जो तनाव था उसमें कमी आई। और इसी के साथ साथ जब दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव में कमी आई तो विश्व के अन्य क्षेत्रों पर भी तनाव में कमी हमें दिखाई देती है। तो आज की कक्षा में हम ये समझेंगे कि जो तनाव में कमी आई उसको हम देख रहे हैं कि किस किस आधार पर किन किन क्षेत्रों में ये जो तनाव कम करने का प्रयास किया गया, अर्थात यूँ कह सकते हैं दितांत की प्रगति किस किस प्रकार से हुई। करीबन 1970 से 80 तक, एक दशक तक किस प्रकार से दोनों ही महाशक्तियों के मध्य शांति बनी रही। इस शांति की प्रगति में या दितांत की प्रगति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार के समझौते हुए हैं, किस प्रकार की जो समस्याएं थी लंबे से समय से चली आ रही थी उनका समाधान किस प्रकार से हुआ है, ये सब हम आज की कक्षा में स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, हम सभी को ये पता है, कल भी हमने स्पष्ट किया था कि दितांत की जो सूत्रधार हैं वो कैनेडी और क्रुश्चेव थे। क्योंकि पुनः एक बार वही 1962 वाली घटना पे आ जाओ, क्यूबा मिसाइल संकट। इसके बाद में दोनों ही राजनेताओं को ये एहसास हो गया था कि तनाव से किसी का भला नहीं है। जहाँ तक कोशिश हो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव में कमी की जानी चाहिए। तो जो सूत्रधार है वो कैनेडी और क्रुश्चेव है, लेकिन उनके सत्ता के हटने के कारण दितांत की थोड़ी प्रगति धीमी हो गई है। दितांत समझौतों को पुनः एकदम सक्रिय जो वापस उसमें शांति की प्रक्रिया में तीव्रता लाने का जो काम किया वो एक तो रिचर्ड निक्सन जो कैनेडी के बाद आए और ब्रेजनेव जो क्रुश्चेव के बाद आए। तो अभी देखेंगे कि इस दशक में निक्सन और ब्रेजनेव के द्वारा दोनों देशों के मध्य शांति और किसी प्रकार की आक्रामकता को ध्यान में न रखकर एक तनाव में कमी लाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको एक एक प्रकार से हर घटनाक्रम स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार से दोनों महाशक्तियों के मध्य शांति बहाल हुई। तो सबसे पहले देखते हैं हम मॉस्को बॉन समझौता। मॉस्को बॉन समझौता जो 1970 में हुआ था। देखिए, 12 अगस्त 1970 को सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिजिन तथा अमेरिकी प्रमुख विली ब्रांड के मध्य मॉस्को बॉन समझौता हुआ। अब देखो, मॉस्को सोवियत संघ का नगर है, बॉन अमेरिका का। अब ये जो मॉस्को बॉन समझौता हुआ जिसमें दोनों देशों ने ये तय किया कि जर्मनी के संबंध में जो भी यथापूर्व स्थिति है उसको स्वीकार करें। अर्थात जो जहाँ पे है, पूर्वी जर्मनी आपके पास है, पश्चिमी जर्मनी हमारे पास है, जो जहाँ है वो उसको यथास्थिति के रूप में स्वीकार करो। तथा एक पारस्परिक अनाक्रामक समझौता तथा बल प्रयोग न करने का निर्णय हुआ कि न आप हमारे ऊपर न हम आप पर किसी प्रकार का कोई भी हमला या आक्रमण नहीं करेंगे तथा न ही किसी प्रकार के बल प्रयोग का या बल प्रयोग करने का निर्णय होगा। कहने का तात्पर्य कि इन दोनों देशों के मध्य जो समझौता हुआ, समझौते में ये था कि जो इस शीत युद्ध का जो केंद्र बना हुआ था वो जर्मनी था। दो भागों में विभाजित था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी था वो सोवियत संघ के पास था, पश्चिमी था वो अमेरिकी और उसके सहित जो अन्य उसके राष्ट्र हैं उनके पास था। तो अब ये जो मॉस्को बॉन समझौता हुआ उसका मूल मकसद यही था कि जो जहाँ है वहीं यथापूर्व स्थिति बनी रहे तथा न तो एक दूसरे के प्रति कोई आक्रमण करेंगे और न किसी प्रकार के एक दूसरे के प्रति बल प्रयोग करने का निर्णय करेंगे।
ठीक है, इस प्रकार का ये समझौता हुआ दोनों देशों के मध्य एक शांति बहाल करने का। ठीक है, तो इसे कहते हैं मॉस्को बॉन समझौता। फिर 1971 में यानी 3 सितंबर 1971 को बर्लिन समझौता हुआ। अब इस बर्लिन समझौते में देखो हम नितांत की प्रगति देख रहे हैं। यहाँ शांति दिखेगी, यहाँ आक्रामकता युद्ध जैसी स्थिति नहीं दिखेगी, तनाव और विश्वास दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समझौते और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लंबे समय से समस्याएं चली आ रही हैं उसको सॉल्व करने का काम किया जा रहा है। तो अगला हम जिस समझौते की बात कर रहे हैं वो समझौता है बर्लिन समझौता, जो 3 सितंबर 1971 को अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बर्लिन पर एक 4 शक्ति समझौता किया। देखिए 1971 की ये भी घटनाक्रम है। 4 देश कौन कौन से? अमेरिका है, सोवियत संघ, ये तो दोनों होंगे, लेकिन इनके साथ ब्रिटेन और फ्रांस, इन चारों देशों ने बर्लिन पर एक समझौता किया जिसमें निर्णय ये हुआ कि यथापूर्व स्थिति को बनाए रखें, जो भी स्थिति है उसको बनाए रखें, परंतु इसके साथ ही पश्चिमी बर्लिन के लोगों को पूर्वी बर्लिन जाने की आज्ञा दे दी जाएगी। इससे बर्लिन समस्या में तनावों से बहुत सीमा तक छुटकारा मिल भी गया। यानी आपको पता है बर्लिन की दीवार, पिछले मैंने आपको शीत युद्ध के चरणों में स्पष्ट किया था कि बर्लिन में भी दीवार का निर्माण किया गया था कि पूर्वी बर्लिन के लोग पश्चिमी बर्लिन नहीं जा सकते और पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन नहीं जा सकते। लेकिन जो ये समझौता हुआ, इस समझौते के फलस्वरूप ये निर्णय किया गया कि अब पश्चिमी बर्लिन के लोग हैं वो पूर्वी बर्लिन जा सकेंगे, अपनी आवाजाही कर सकेंगे, आवागमन कर सकेंगे। तो लगभग इससे कहा जा सकता है कि बर्लिन की जो तनाव बना हुआ था उसको बहुत कुछ सीमा या काफ़ी किसी हद तक इस समस्या के समाधान में बहुत बड़ा एक हल निकल गया था। ठीक है, फिर जो समय बढ़ता है और भी जो भी तनाव के अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व के किसी क्षेत्र में जो भी तनावपूर्ण कारक बने हुए हैं उनका भी समाधान हो रहा है। तो देखिए 1972 में कोरिया समझौता हुआ। अभी कोरिया समझौता 4 जुलाई 1972 को हुआ। इसमें यह था कि समझौते के तहत उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ने अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कार्य करना स्वीकार कर लिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया साम्यवादी है, दक्षिण कोरिया दक्षिणपंथी है। ठीक है, अर्थात उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा में समर्थन रखने वाला दक्षिण कोरिया है। अब इन दोनों देशों के युद्ध के बाद 1950 के बाद से किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं थे, लेकिन 1972 4 जुलाई 1972 से दोनों देशों के मध्य संबंध पुनः बहाल करने का कार्य प्रारंभ हो गया तथा कोई भी ऐसा कार्य जो उनको कमज़ोर बनाता हो करने से परहेज करना भी मान लिया गया। उन्होंने ये तय किया कि ऐसा हम कोई कार्य नहीं करेंगे जो आपको और हमको, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को कमज़ोर बनाता हो, या ऐसा कोई कार्य जो हमारे लिए बहुत गलत साबित होता हो, ऐसा कोई भी कार्य हम नहीं करेंगे, ऐसे कार्यों से हम परहेज करेंगे। तथा साथ ही 1973 में भी एक समझौता हुआ जिसके अनुसार दोनों देशों के संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करना स्वीकार कर लिया। जब ये 72 में हो गया समझौता, तो 73 में और उसमें समझौते में प्रगति हुई और ये निर्णय किया कि हम क्या करेंगे, केवल हमारे सामरिक यहाँ पर केवल राजनीतिक संबंध न करके हम विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर एक क्षेत्र में आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कोरिया युद्ध में हमारी सुरक्षा परिषद भी निर्णय लेने में असफल हो गई थी, महासभा ने शांति के लिए एकता का प्रस्ताव लाया था, लेकिन अब उन दोनों देशों के मध्य एक प्रकार से शांति बहाल का काम भी हो रहा है। तो कोरिया समझौते ने भी नितान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात शांति बहाल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगला है महत्वपूर्ण घटनाक्रम पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में समझौता। ये भी 1972 में हुआ था। अब देखिए 8 नवंबर 1972 को पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ जिसके अनुसार दोनों देशों ने अपने संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करने के लिए कार्य करना तथा एक दूसरे को मान्यता देना मान लिया गया तथा जर्मनी की समस्या का निपटारा करने के लिए वे शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो अलग अलग हैं। ठीक है, पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के नियंत्रण में है, तो पश्चिमी जर्मनी अमेरिका से ब्रिटेन फ्रांस के नियंत्रण में है। अब दोनों देशों में ये मतलब इस दोनों ही भागों में ये समझौता हुआ और इसमें ये तय किया गया कि हम दोनों ही अपने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे तथा एक दूसरे को मान्यता देंगे, अर्थात दोनों अलग अलग एक राज्य के रूप में मान्यता देना स्वीकार किया तथा जर्मनी की समस्या का निपटारा करने के लिए वे
किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात किसी भी प्रकार की पूर्वी या पश्चिमी जर्मनी की कोई समस्या हो भी जाती है तो उसके लिए हम किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, ये निर्णय कर लिया गया। आई बात समझ? ये हो गया पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य एक समझौता। अब देखिए, एक प्रकार से यूरोप की सुरक्षा के संबंध में हेलसिंकी जगह का नाम है। हेलसिंकी में सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। मुख्य मुद्दा यही था सुरक्षा के संबंध में। तो आप देखें, ये सम्मेलन है 1973 में भी हुआ, 1975 में भी हुआ। ठीक है, अब इन दोनों सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन के जो हेलसिंकी सम्मेलन है वो 2 बार हुआ, एक 1973 में हुआ और दूसरा 1975 में हुआ। मैं दोनों सम्मेलन की एक एक करके आपको मुख्य बात बताता हूँ। देखो, मूल मकसद था यूरोप की सुरक्षा के संबंध में, ध्यान रखना, यूरोप की सुरक्षा के संबंध में ये जो हेलसिंकी सम्मेलन पहला 3 जुलाई से 5 जुलाई 1973 तक हुआ, 1973 तक हुआ, तथा यूरोपीय राष्ट्रों साम्यवादी और गैर साम्यवादी दोनों ने एक ही आवाज़ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और संबंध बढ़ाने की आवश्यकता की मांग की। अब देखो, आप सभी को पता है कि शीत युद्ध की जो रणभूमि है वो कौन है? यूरोप है। यूरोप के मैदान में ही ये शीत युद्ध खेला जा रहा है। तो आप देखिए कि अब इसमें जो पूर्वी यूरोपीय देश हैं वो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, तो पश्चिमी है वो उदारवादी और पूंजीवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इन्होंने क्या किया है कि भाई हम हमारे यूरोप को क्यों ऐसा बर्बाद करते हुए देखें, हम जो भी है जैसे भी है सब ठीक है, हम जो भी यूरोपीय राष्ट्र हैं चाहे वो साम्यवादी है कि गैर साम्यवादी है, दोनों ने एक ही स्वर में हेलसिंकी में जो सम्मेलन हुआ उसमें आवाज़ उठाई कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और संबंध बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे। हम आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं रखेंगे, हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तथा यह भी स्वीकार किया कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के ऐच्छिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी सैनिक शक्ति का सहारा नहीं लेगा। कहने के तात्पर्य, अपने जो राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए आप किसी प्रकार की सैनिक सहायता का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब एक प्रकार की यूँ कह सकते हैं कि दादागिरी के, तानाशाही के, अधिनिक प्रवृत्ति की ओर आगे अपन नहीं बढ़ेंगे। जो भी अपने हित है, अपने आप हर राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति करता है, उसी प्रकार से हम सब अपने हितों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की सैनिक शक्ति का प्रयोग बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। ये सहमति बनी थी हेलसिंकी सम्मेलन जो 1973 में हुआ था। अब देखिए, अगस्त 1975 में भी एक सम्मेलन होता है। यूरोप तथा अमेरिका के लगभग 35 राज्यों के अध्यक्षों ने हेलसिंकी में एक समझौता किया। यूरोप और अमेरिका के कितने? 35 राज्य अध्यक्षों ने समझौता हुआ, और जिसमें ये निर्णय लिया गया कि उनके संबंधों को व्यवस्थित तथा शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए एक आचार संहिता बनाई जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा। कहने का तात्पर्य, एक प्रकार से एक नियमावली बनाई जाएगी और उस आचार संहिता का हर सब पालन करते हुए अपने जो भी संबंध है उनको व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाए जाएंगे। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रों की प्रभुसत्ता अर्थात अपनी सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि अधिकार, भूक्षेत्रीय अखंडता, शक्ति का प्रयोग या शक्ति की धमकी न देना, विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना, किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और राष्ट्रों में आपसे विश्वास पैदा करना, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया गया, जो कि प्राय एक सभी किसी भी समझौते सम्मेलन में जो बातें होती हैं उन बातों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता से देते हुए इन्होंने ये स्पष्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो हेलसिंकी सम्मेलन 1973 और 75 हुए, उसने द्वितांत की प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा यूरोपीय राज्यों को एक स्वर में खड़े होने के लिए उनको प्रेरित किया। ठीक है, अमेरिका तथा सोवियत संघ ने औपचारिक रूप से हेलसिंकी समझौते को स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, और उपयुक्त दोनों सम्मेलन में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन भी अपन कहें तो कहा जा सकता है, क्योंकि इस सम्मेलन में सबसे ज़्यादा कोई बात उठाई गई थी तो वो थी यूरोप की सुरक्षा से संबंधित, कि परस्पर अनाक्रमण, परस्पर सैनिक शक्ति का प्रयोग न करना, और जितने भी अपने अपने जिन क्षेत्रों में सहयोग हो सकता है सहयोग करें, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये दोनों ही सम्मेलन संपन्न हुए, आयोजित हुए। अगला है हमारा जो अगला कहने का तात्पर्य द्वितांत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो था कंबोडिया में शीत युद्ध की समाप्ति। यानी 1975 में अप्रैल में 1975 की अप्रैल में सेनाओं की विजय के परिणाम स्वरूप कंबोडिया में युद्ध की समाप्ति ने
कंबोडिया में गृह युद्ध को समाप्त कर लिया। इसने शीत युद्ध का अन्य केंद्र हिंदी सिंध को समाप्त कर दिया। अब देखो, आपको पता है वियतनाम की समस्या जो हिंद चीन की समस्या कहा जाता है, ये एक लंबे समय से चली आ रही थी और इसमें उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम साम्यवादी, दक्षिण वियतनाम अमेरिकी गुट से, अब जो जिस प्रकार से आपस में जिस प्रकार से अशांति बनी हुई थी और उसी का एक नतीजा ये भी था कि कंबोडिया में जो जिस प्रकार से युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और गृह युद्ध चल रहा था, लेकिन सिन्होक सेनाओं की विजय के परिणाम स्वरूप कंबोडिया में युद्ध की समाप्त हो गया तथा जो भी गृह युद्ध चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। इसलिए इस शीत युद्ध के अन्य केंद्र जो हम कह सकते हैं हिंद चीन की समस्या थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि कंबोडिया की ये जो आंतरिक जो समस्या निपटने से ये भी समस्या खत्म हो गई, साथ ही साथ जो वियतनाम युद्ध चल रहा था उसकी भी समाप्ति हो गई। ठीक है, 1975 में वियतनाम युद्ध भी समाप्त हो गया। फलस्वरूप अब क्या हुआ, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया और वियतनाम युद्ध की समाप्ति ने शीत युद्ध के ह्रास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि ये एक लंबा चला युद्ध था और इसमें अमेरिका को मात खानी पड़ी थी। अमेरिका अपने आप को विजय घोषित नहीं कर पा रहा था। अमेरिका का बहुत ही सैनिक क्षति पहुंच रही थी, उसके संसाधनों की खपत हो रही थी, लेकिन उसके दिन प्रतिदिन सैनिक मारे जा रहे थे। अमेरिका को यहाँ पर निराशा हाथ लग रही थी, इसलिए अमेरिका झुंझला हुआ था कि इसके लिए क्या करें क्या न करें। लेकिन जैसे ये वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई तो कहा जा सकता है कि अमेरिका को भी सबक मिल गई कि हर जगह हाथ डालना हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए इन्होंने वियतनाम युद्ध की समाप्ति से एक प्रकार से शीत युद्ध की तीव्रता में भयंकर रूप से कमी आई, साथ ही साथ वेदांत की प्रगति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आगे बढ़ी। फिर सबसे बड़ी घटनाक्रम और मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है कि जिस प्रकार से 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, क्रांति के फलस्वरूप पूरा सहयोग दिया साम्यवादी सोवियत संघ ने, लेकिन 70 के दशक में, यानी 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक के प्रारंभ में सोवियत संघ और चीन में मतभेद पैदा हुए। अब इस मतभेद का फायदा ये हुआ कि अमेरिका और चीन में मेल मिलाप शुरू हो गया। अमेरिका और चीन में मेल मिलाप शुरू हो गया। 1970 और 71 में चीन अमेरिका द्वितांत के प्रादुर्भाव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शीत युद्ध के दौर से बाहर आने में महत्वपूर्ण सहायता निभाई या सहायता की। इससे संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश का मार्ग खुल गया। युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो गतिरोध बना था वो भी अब समाप्त हो गया। इससे पहले 1971 से पहले जो राष्ट्रवादी चीन था वो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में था, लेकिन साम्यवादी चीन नहीं था। अब उसका भी यह सदस्यता प्रदान कर दी गई यूएनओ की। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बना हुआ था 1970 से पहले का, उसका गतिरोध भी अब समाप्त हो गया। तो मान सकते हैं कि एक प्रकार से तनाव में महत्वपूर्ण कमी आई। फिर देखिए 1977 में तीसरा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ आयोजित। ठीक है, ये जो तीसरा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन है वो जून 1977 में बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, और इससे भी इस सम्मेलन में भी जो हेलसिंकी सम्मेलन की जो आवाज़ थी उसी आवाज़ को आगे बढ़ाना तथा उसी आवाज़ को दृढ़ करने का काम किया गया। तो इसने भी एक प्रकार से यूरोप में शांति बनाए रखने और तनाव में कमी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और फिर 1979 में 1979 में इजराइल और मिस्र के मध्य कैंप डेविड समझौता संपन्न हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण। मार्च 1989 में इजराइल और मिस्र के मध्य कैंप डेविड समझौता हुआ और इस समझौते का जो मूल मकसद यही था कि जो मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ था, संघर्ष बना हुआ था, उसको कैसे कम किया जा सके। उसको कम करने के लिए दोनों ही इस विरोधी राष्ट्रों के मध्य ये समझौता हुआ। तो इससे भी एक प्रकार से मध्य पूर्व में भी शांति बहाल करने का बहुत ही एक अच्छा अवसर मिला और दोनों महाशक्तियों के मध्य और तथा इन गुटों के जो भी प्रभावित राज्य हैं उन पर किसी भी प्रकार से शांति बहाल हो सके और तनाव, संघर्ष और उग्रता है उसमें कमी आई जा सके। तो देखिए करीब करीब हमने एक सदी के दौरान, एक 1970 से 80 के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ उसको हमने देखा कि इन उपरोक्त कारणों से दोनों ही राष्ट्रों के मध्य जो तनाव था उसमें काफ़ी भारी कमी आई और
तनाव शैथिल्य या एक प्रकार से दितांत के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है।